हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आईसीएससी स्टडी ST165। ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों? हाँ बच्चों, ये हमारा हो गया पार्ट 9। क्या ही करूं, चैप्टर इतना बड़ा है ना। करो आप सोच रहे हो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है चैप्टर। हाँ जी, बस अब ये पक्का खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये पार्ट 9 है हमारा। क्या है? चैप्टर 1 है। किस क्लास का है? 8th क्लास का है। नेम क्या है? द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। देखो, आई होप जब आप ये लेक्चर देखेंगे उससे पहले आप पूरे पार्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक। तभी आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगेगा, वरना कुछ ही समझ में नहीं आएगा। सच्ची बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलो देख के उन पार्ट्स को, और फिर देखना इस वीडियो को पॉज करके बताना कि हाँ मैम मैंने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एंड आपका चैप्टर और आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और समझते हैं। टॉपिक्स हमारा रह गया था पार्ट 8 के कंटिन्यूएशन में। देखिए, हमने पार्ट ए में क्या देखा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। याद है ना आपको? इसमें क्या देखा था हम लोगों ने? किस तरीके से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। हमने इसका इम्पैक्ट भी देखे थे, हमने इसके कॉजेस भी देखे थे। तो कॉजेस में हमने क्या देखा था कि बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे कि लिखे हुए हैं कॉलोनीज का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और यहाँ देखा था हम लोगों ने बहुत सारी चीजें थी कि लाइफस्टाइल बदल गई थी लोगों की, पॉलिटिकल भी बहुत इफेक्ट किया था। इस तरीके से बहुत सारे क्या है इफेक्ट आए थे। मेन देखा था हम लोगों ने, दो इफेक्ट आए थे, दो इम्पैक्ट आए थे। वन इज कैपिटलिज्म एंड वन इज सोशलिज्म। ठीक है, ये पार्ट 8 का पूरा डिस्कशन था हम लोगों का। अब देखते हैं हम लोग अपना पार्ट 9, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट देखना है हम लोगों को। बहुत ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ किसका? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो था इंपीरियलिज्म। अब बात करेंगे हम लोग इंपीरियलिज्म क्या होता है, किस तरीके से होता है और कैसे इसका इम्पैक्ट आता है। राइट, चलिए बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपीरियलिज्म। राइट, देखो देखते हैं ध्यान से। इंपीरियलिज्म क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, पहले आप ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग इंपीरियलिज्म है क्या। आपसे कोई पूछे कि चलो डेफिनेशन बताओ इंपीरियलिज्म की, तो आप बताएंगे इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। इसमें एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें एक कंट्री क्या करती है? अपनी पावर्स को बढ़ाती है। क्या करती है? अपनी पावर्स को बढ़ाती है, इसके साथ साथ अपने कंट्रोल एरिया को भी बढ़ाती है। क्या करती है? पावर्स को बढ़ाती है, अपने कंट्रोल एरिया को ही बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? जो इससे कमजोर है ना, उसको कैप्चर करके, उसको अपने अंडर कंट्रोल करके। तो क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक क्या है, बड़ी कंट्री स्मॉल कंट्री को एक्वायर करके अपनी पावर्स को और अपने कंट्रोल को बढ़ाती है, और क्या क्या यूज करती है? पॉलिटिकली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी स्ट्रांग हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंपीरियलिज्म। राइट, अब देखो ध्यान से, हम इसका इस एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, ये हमारी क्लास है। ठीक है, हमारी क्लास है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, है ना। उसमें से एक बच्चा है, मान लो एक ये वाले बच्चे हैं, इनको हम बड़ा बनाते हैं। तो ये है हमारे शेरू भाई। कौन है? ये हमारे शेरू भाई हैं। अभी नाम ही इनका शेरू है, तो ये है ही वैसे ये शेरू जैसे ही बहुत ही हट्टे कट्टे और स्ट्रॉन्ग है। अभी स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये नया एडमिशन होता है इनका। तो पहले तो क्या है, देखते हैं कि क्लास का माहौल कैसा है। तो ये देखते हैं कि शेरू भाई तो सबसे स्ट्रॉन्ग भाई है, उस जगह तो कोई है ही नहीं। तो फिर क्या करते हैं, शेरू भाई धीरे धीरे अपनी दादागिरी स्टार्ट करते हैं। किन पर? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चों पर, अपने क्लास की। और एक दिन ऐसा आता है कि शेरू भाई बिल्कुल टॉप पे बन जाते हैं और पूरी क्लास के बच्चे शेरू भाई के कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इंपीरियलिज्म में भी ऐसा होता है। सपोज करो ये बड़ी कंट्री है, शेरू भाई के नाम से बड़ी कंट्री है, और ये छोटी छोटी कंट्री है। तो ये बड़ी कंट्री क्या है, छोटी छोटी कंट्री को कंट्रोल कर लेती है, और इससे उनकी एरिया भी बढ़ जाता है, इससे उनका पावर भी बढ़ जाता है, और इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली भी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। राइट, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंपीरियलिज्म का दौर आता है। इंपीरियलिज्म वाली क्या है, कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो बात समझ में आ गई ना, इंपीरियलिज्म होता क्या है। चलो अब हम बात करते हैं आगे की बात कि इंपीरियलिज्म ने किस तरीके से काम किया। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं 19th एंड 20th सेंचुरी की,
उस समय सबसे स्ट्रॉन्ग नेशंस कौन से थे? उस समय स्ट्रॉन्ग नेशंस थे अमेरिका, यूरोप, जापान। ऐसे नेशंस क्या थे उस समय, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, और उस समय क्या था, एशिया और अफ्रीका ये ऐसी कंट्री थी जो क्या है, थोड़ी सी वीक कंट्री थी। तो फिर क्या किया, जापान और यूएसए और यूरोप के लोगों ने क्या है, इन पर कंट्रोल स्टैब्लिश करना शुरू किया। ठीक है, हर तरीके से, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली, और इंपीरियलिज्म की फीलिंग को क्या है, और स्ट्रॉन्ग किया। बात आ गई समझ में? चलो, तो ये तो बात हो गई इंपीरियलिज्म होता क्या है और इसने किस तरीके से काम किया। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हुआ, रीजन क्या है इंपीरियलिज्म के, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म। तो हम कॉजेस के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारे कॉजेस आएंगे, पॉलिटिकल कॉजेस आएंगे, इकोनॉमिक कॉजेस आएंगे, सोशल कॉजेस आएंगे, इन सब का डिस्कशन करेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा कि इसका असर क्या पड़ा, रिजल्ट क्या आया इंपीरियलिज्म का। राइट, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, कॉजेज ऑफ इंपीरियलिज्म। चलो, तो जो पहला कॉज है वो क्या है, इकोनॉमिक कॉजेस। पैसे वाइज कैसे इसने बढ़ाया इंपीरियलिज्म की प्रोसेस को, देखते हैं। चलो अब देखो, तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे ना, मतलब ऐसे नेशंस जहां पे क्या है, इंडस्ट्रीज को लगाई जा चुकी थी। कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, मेन क्या थे यहाँ पे, यूरोप वाला नेशन था, और धीरे क्या है, अमेरिका वाले एरिया में भी क्या है, इंडस्ट्रीज आ गई थी। ठीक, तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन थे ना, वो और ज्यादा कॉलोनीज को बनाने लगे, जिससे कि क्या है, उनकी जो डिमांड है वो क्या है, फुलफिल होती रहे। अब इंडस्ट्रीज लगा ली, इंडस्ट्रीज लगाने के बाद उनको क्या चाहिए, कोल चाहिए, कल बताया था मैंने, उनको आयरन चाहिए, ये बताया कल बताया था पार्ट 8 में। उनको और क्या चाहिए, उनको जनता चाहिए भाई, उनको मार्केट चाहिए, कहाँ वो बेचेगा सामान। तो उसके लिए क्या है, बहुत सारे जगह का कॉलोनीज बनाने लगे, जिससे कि उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डिमांड क्या है, पूरी होती जाए। राइट, उसी लिए अभी कॉलोनीज क्यों बनाई गई थी, वो बता दिया मैंने आपको, रॉ मटेरियल्स के लिए, गुड्स के लिए, और जिससे कि क्या है, इन कॉलोनीज को क्या है, मार्केट के फॉर्म में क्या है, यूज कर सके। उन्होंने सबसे अच्छी कॉलोनीज किसको बनाई, इंडिया को, क्योंकि इंडिया के पास रॉ मटेरियल भी बहुत सारा था और इंडिया के पास पॉपुलेशन भी ठीक ठाक थी। तो उन्होंने इंडिया को चूज किया कि यहाँ से हम सामान ले जाएंगे। सोचो ना, इंडिया से ही सामान ले जा रहे हो आप, है ना, इंडिया का सामान खरीद के थोड़े से दाम पर वहां से सामान लेके आ रहे हो, फिर इंडिया को खुद ही बेच रहे हो, मतलब जिससे सामान लेके आ रहे हो उसी को आके बेच रहे हो बड़े ज्यादा दाम पर। तो कितना दिमाग चला रहे थे ये लोग, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके। और दूसरा क्या है, इंडस्ट्रीज लगाई थी, तो इनको क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए जो इसमें काम करेंगे, वो भी कहाँ से मिलेंगे इनको, वही वाली कॉलोनीज से। तो इकोनॉमिकली ये कॉजेस थे कि इनको इंपीरियलिज्म की क्यों क्यों बनाना पड़ा। पहला तो इनको लेबर चाहिए था, दूसरा इनको मटेरियल चाहिए था, तीसरा इनको मार्केट चाहिए था। तो ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को क्या है, इंपीरियलिज्म वाली फीलिंग को बनाना पड़ा, क्योंकि इनको अल्टीमेटली अपने इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना था, है ना। अगर इंडस्ट्रीज को ग्रोथ नहीं करना होता तो इंपीरियलिज्म वाले कॉन्सेप्ट को ये लोग भले निगलेक्ट भी कर सकते थे। राइट, तो ये तो हो गया इकोनॉमिक कॉजेस क्यों थे इंपीरियलिज्म का राइज होने का। दूसरा डिस्कस करते हैं हम लोग मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री मतलब सेना। अब इनको क्या है, सेना भी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग सेना चाहिए थी इंडस्ट्रियलाइज नेशन को। और ये सेना कहां से मिलेगी, ये भी कहां से मिलेगी, कॉलोनीज से मिलेगी। और ये कॉलोनीज क्या क्या दे रही थी इनको, सेना भी दे रही थी, क्योंकि लोग हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो कुछ पॉपुलेशन को लेबर के रूप में मिल गई, कुछ जो पॉपुलेशन बची उसको किसके फॉर्म में ले गए, ये सेना के फॉर्म में या फिर मिलिट्री के फॉर्म में। राइट, क्यों ले गए कि मान लो कोई किसी ने आक्रमण कर दिया इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज पर, ठीक है, तो उस समय युद्ध में इन लोगों को भेज सके। कॉलोनीज के, सोचो ना कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कॉलोनीज के लोगों का पैसा ले जा रहे हैं, कॉलोनीज के लोगों का सामान ले जा रहे हैं, कॉलोनीज के लोगों को ले जा रहे हैं, और कॉलोनीज के लोगों के सेना को ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं, कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण करे तो कॉलोनीज के लोगों को ही निपटा दिया जाए। समझ रहे हो ना, कितना दिमाग, कितना लॉजिकल इंसान, कितना तरीके से सोच रहा था। ठीक है ना, चलो आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि इन्होंने पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे इसके। सबसे पहले तो इंपीरियलिज्म की फीलिंग से धीरे धीरे क्या इन्होंने लगा कि हम बहुत सारे कंट्री को क्या है, कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर कर लेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, इनकी पॉलिटिकल पावर भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ऑब्वियस है बढ़ती जाएगी। और धीरे धीरे जो कॉलोनीज है वो क्या बन गई, स्टेटस सिंबल बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
ठीक है, स्टेटस सिंबल बन गई। ठीक है, ऐसा बोला जाने लगा इंपीरियलिस्ट नेशंस में जिसके पास ज्यादा कॉलोनी वो ज्यादा पावरफुल नेशन। तो फिर ये और ज्यादा इंपीरियलिज्म वाली फीलिंग को क्या है, स्ट्रांगली ऑक्यूपाई करने लगे। राइट, तो ये कुछ कॉजेस थे, पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस समझ लिया हम लोगों ने। और फिर आगे देखते हैं हम सोशल कॉजेस क्या था। ठीक है, लास्ट कॉजेस है ये। देखो, जो यूरोप के लोग थे ना, गोरे लोग, ये अपने आप को बहुत ही अच्छी प्रजाति के लोग मानते थे। ठीक है, मैंने बताया है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार इनके रेस्टोरेंट पे लिखा होता था डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, मतलब कुत्ते और काले आदमी को होटल में आने की परमिशन नहीं है, ऐसा इनके मेन गेट पे लिखा होता था। तो अपने आप को ये बहुत सुपीरियर मानते थे कि हम गोरे हैं। राइट, इसके साथ साथ क्या है, इन्होंने बोला इट वॉज द मोरल ऑब्लिगेशन टू सिविलाइज द अनसिविलाइज्ड नेशन ऑफ एशियन अफ्रीका। देख रहे हो ना, कितना मतलब धूर्त व्यक्ति है, क्या बोल रहा है, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम तो बहुत शानदार इंसान हैं। अब जो हमने कॉलोनीज बनाई है ना एशिया और अफ्रीका की, उनको भी तो अच्छा बनाना है, जो गो काले लोग हैं, इसीलिए उनको हम क्या है, सामाजिक बना रहे हैं, उनको सिविलाइज्ड बना रहे हैं, इसीलिए हम उनके अंदर ऊपर क्या है, इंपीरियलिज्म की फीलिंग ला रहे हैं। देख रहे ना कितना धूर्त, कितना, अब जो भी बोलो, अब क्या ही बोलूं मैं इनके बारे में, वो सारे आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हो गोरों के लिए। राइट, चलो आगे देखते हैं। ओके, इसके बाद एक आते हैं राइटर रुडयार्ड किपलिंग। ये यूरोपियन राइटर थे, इन्होंने बोला एक पोएम लिखी थी द व्हाइट मैन बर्डन। सोचो, मतलब हंसी आ रही है पढ़ाते हुए, इन्हें बुक का नाम क्या लिखा, व्हाइट मैन बर्डन। गोरे लोगों के ऊपर कितना ज्यादा दबाव है, उन्हें कितने लोगों को सही करना है, कितने लोगों को सुधारना है, कितने लोगों को राइट सामाजिक बनाना है, ये लिखा हुआ था रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी बुक में। मतलब सब ऐसे ही ऐसे थे, एकदम लीसर टाइप। राइट, चलो आगे देखते हैं। तो इसीलिए ये लोग और ज्यादा कॉलोनीज को ऑक्यूपाई करते रहे कि हमें सुधारना है भाई, हम तो कुछ ले ही नहीं रहे इन लोगों से, इनको सिविलाइज बना रहे इस तरीके से। तो फिर क्या है, बाकी लोगों में क्या है, कैप्चर करते रहे। ये क्या हो गया इनका, सोशल कॉजेस हो गए। राइट, चलो तो ये तो हमने देख लिया क्या इसके कॉजेस देख लिए। एक और देख लो भाई, रिलीजियस कॉजेस क्या था, मेन इनका रीजन था। अब देखो, हमारे हिंदू में कौन थे, सभी लोग थे। हमारे यहाँ हिंदू भी है, ठीक है, हमारे यहाँ ईसाई भी है, ठीक है, हमारे यहाँ सिख भी है, चाकू रखते हैं, और हमारे यहाँ मुस्लिम भी है, अल्लाह जो कहते हैं। राइट, हमारे यहाँ तो बायोडाइवर्सिटी है भाई, लेकिन इनको तो हजम हो नहीं रही थी, क्योंकि इनका तो रिलीजन संकट में था, क्रिश्चियनिटी, तो उसको भी क्या है, इनको फैलाना था, उसके लिए भी क्या है, कॉलोनीज चाहिए थी। तो इसके लिए भी क्या है, इन्होंने इंपीरियलिज्म वाली कॉन्सेप्ट को अपनाया। इज इट क्लियर और नॉट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये सारे हमारे क्या थे, कुछ कॉजेस थे किसके, इंपीरियलिज्म के राइज की। ये मेन कॉजेस थे। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजिकल कॉजेस भी थे, जैसे कि इनको टेक्नोलॉजी चाहिए थी, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए थी, इस तरीके क्या है कॉजेस आप लोग देख पाएंगे। राइट, जो इंपॉर्टेंट थे रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, और सारे मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब आज का लास्ट टॉपिक, हाँ जी हम लोग खत्म करने वाले हैं इस चैप्टर को। चलो क्लैपिंग करो इसी बात पर, बहुत टाइम से चल रहा है। राइट, चलो अब बात करेंगे हम लोग क्या, इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म, क्या इसका असर पड़ा। राइट, चलो बात करते हैं। अब देखो, ये इम्पैक्ट मतलब असर क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया, ये बहुत ही ज्यादा विवाद का विषय है। इसके बीच में डिबेट होती है इस टॉपिक पे कि भाई हिस्टोरियंस कुछ और बोलता है, स्कॉलर्स कुछ और बोलता है। तुम लोग बात देख लेते हैं कौन क्या बोलता है इसके बारे में, उसी के हिसाब से समझते हैं। चलो, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इंपीरियलिज्म ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन ऑफ द कॉलोनीज, while the other hand some scholars and historians are critical of western imperialism, they relate imperialism with exploitation, degradation and racial segregation। देखो भाई, अब थोड़ा लॉजिक लगाना अपना, यहाँ पे जो होगा यूरोप का हिस्टोरियन, कौन, यूरोप का हिस्टोरियन, वो तो ये बोलेगा भाई इंपीरियलिज्म अच्छी चीज थी, उससे क्या हुआ, उससे सिविलाइजेशन आया यार, उससे क्या है, जो वेस्ट के लोग थे, जो काले लोग थे, उनको ज्ञान मिला। लेकिन जो स्कॉलर्स होंगे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये बिल्कुल बकवास चीज थी, इससे तुम लोगों ने हम लोगों का एक्सप्लॉइटेशन किया, इससे तुम लोगों ने हम लोग को अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश की,
और से तुम लोगों ने हमारे जो सोसाइटी में क्या है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, राइट। तो दोनों के व्यूज को देखना है। जो यूरोप का बंदा होगा वो बोलेगा हाँ भाई बढ़िया थी और एकदम ऑसम चीज थी। जो भारत का बंदा बोले अरे एकदम बकवास नॉनसेंस एकदम घटिया चीज थी, राइट, ये बोलेगा, राइट। तो इसमें बैलेंस क्रिएट करेंगे हम लोग। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, हाँ जी, अब इसके कुछ इम्पैक्ट पड़े क्या, हाँ इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी थे, इसके सोशल इम्पैक्ट भी थे, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट थे। अब हम देखते हैं फटाफट से पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में। चलो चलो, इंपीरियलिज्म ने क्या किया, सबसे पहले तो ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लाया और नेशनलिज्म की फीलिंग लाया एशियन अफ्रीका में। देखो हमारे देश को क्या है, लोगों ने अपने अंदर कैप्चर कर लिया था। जब कैप्चर कर लिया तो सभी लोगों पर क्या है समान तरीके से क्या है सजा देते थे, सभी लोगों को समान तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। तो हमारे सारे ग्रुप के लोग आए, उन्होंने डिस्कशन किया, अरे यार ये लोग हमारे देश में आके हमारे सामानों का यूज करके और हमें चिल्ला रहे हैं, हम पे हमें निपटा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हम सारे मिलके नहीं भगा दे, राइट। तो यहां से फीलिंग आई नेशनलिज्म की, यहीं से फीलिंग आई डेमोक्रेसी की, कि जनता में शक्ति होती है, राजा में शक्ति नहीं होती, राइट। तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकल के आया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके साथ साथ कॉलोनीज को तो बनाना था। अब मान लो एक कॉलोनीज इन्होंने यहां से कैप्चर कर ली, एक यहां से कैप्चर कर ली। अब इनको दोनों को देखना है, तो इन दोनों को देखने के लिए क्या करेंगे, ये बीच में रेलवे लाइन बिछाएंगे कि दोनों को जोड़ सके, बीच में टेलीग्राफ लगाएंगे दोनों को जोड़ सके, ठीक है। इसके साथ साथ पोस्ट लगाएंगे। तो इन्होंने लोगों को कनेक्ट किया। अब मान लो एक चिंटू भाई यहाँ बैठा है, ठीक है, और यहाँ बैठे हैं हमारे शेरू भाई। अब शेरू भाई भी अंग्रेजों से परेशान हो गए और फिर इन्होंने रेलवे से जोड़ दिया इन दो गांवों को। तो चिंटू भाई और शेरू भाई मिलते हैं, बातचीत करते हैं और समझ में आता है अरे यार जो प्रॉब्लम मेरे साथ है वही प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। इसका मतलब हम दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस इंसान में है जो हमारे देश में आया है, उसको निपटा के भगा देते हैं। तो यहां से भी नेशनलिज्म की क्या है फीलिंग डेवलप हुई, राइट। चलो आगे देखते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा अच्छा काम भी आया, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लोगों को पता चला कि ऐसे मेंटेनेंस होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ स्लेव ट्रेड बहुत बढ़ गया, बंधुआ मजदूरी बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत बड़े लेवल पे मजदूरों को ले जाया जाने लगा इंडिया से अफ्रीका यूरोप, और बिना पैसे के पूरे लाइफ टाइम कैद करके उनसे काम करवाया जाने लगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी ना, तो इंसान चाहिए है, और इंसान कहाँ से आएगा, कॉलोनीज से आएगा जिनको उन्होंने कैप्चर करके रखा। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था स्लेव ट्रेड। स्लेव मतलब इंसानों को बेचा जाता था और इंसानों को खरीदा जाता था, राइट। स्लेव को परचेज और सोल्ड करते थे, राइट। चलो प्रॉपर्टी की तरह, जैसे हम सामान बेचते हैं ना, घर बेचते हैं, जमीन बेचते हैं, ऐसे इंसान बेचते थे और खरीदे जाते थे, इसको बोलते हैं स्लेव ट्रेड, राइट। चलो आगे देखते हैं। इसके साथ साथ इनको बहुत ही गंदी तरीके से, बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में काम करवाया जाता था, ठीक है, बेड़ियों से बांध के, है ना, रस्सियों से बांध के, ठीक है, इनके पूरे पैरों में सब में इन्होंने बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें डाल के ऐसे लोग इन लोगों से काम। सो फिर क्या होता है, ये मतलब स्लेव वाला क्या है देख लिया था हम लोगों ने, ये लोग स्लेव ट्रेड करते थे और बहुत ही बुरी कंडीशन में क्या है इनको रखा जाता था, बेड़ियों से बांध के, इनको बिल्कुल रस्सियों से बांध के, इनको जंजीरों से लटका के काम करवाते थे। कौन, यूरोप के लोग इंडिया और अफ्रीका के लोगों को, राइट। तो ये इम्पैक्ट किसका पड़ा, ये इम्पैक्ट पड़ा किसका, इंपीरियलिज्म का, ठीक है ना। तो ये सब देखा हम लोगों ने पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में। अब 2 इम्पैक्ट रह गए हैं, हाँ हम लोग चैप्टर खत्म करने वाले हैं, वाह वेरी गुड। चलो अब देखते हैं तो कौन सा इम्पैक्ट आ गया, अब आ गया हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसके बाद आएगा सोशल इम्पैक्ट, फिर आपका फाइनली चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो अब देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या था, राइट। ये हमारा पार्ट 9 है दोस्तों। चलो अब देखें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा है। देखो इंपीरियलिज्म ने क्या किया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए धीरे धीरे। अब देखो तुम खुद सोचो, ये यूरोप के लोग हैं, यूरोप के वासी है ना, यूरोप में लगाई है इंडस्ट्री इन्होंने, ठीक है, वहां से इनको सामान लेके आना है कहां पर, इंडिया में। तो कितना दूर पड़ता होगा ना, यूरोप से इंडिया तक लेके आ रहे हैं सामान को, शिप का भी खर्चा देना है, ये भी खर्चा देना है। तो हमने क्या सोचा कि छोटे मोटे सामान की इंडस्ट्री क्या है, हम लोग इंडिया में ही क्यों नहीं लगा लें,
है ना, तो क्या है हमारा खर्चा बच जाएगा, यहीं से सामान लेंगे, ये बना के इनको बेच देंगे। तो धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, भले एक्सप्लॉइट तो किया, हमारे ऊपर बहुत परेशान किया हमें, लेकिन इनको धीरे धीरे अपने देश में डेवलपमेंट भी करना पड़ा। ये इनकी खुद की मजबूरी थी, हमारे लिए नहीं किया, अपनी मजबूरी के लिए किया। तो धीरे धीरे क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखने को मिला एशिया और अफ्रीका में, उतना ही मिला जितना इनको जरूरी था, ज्यादा टाइप का नहीं, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल्स थे और रिसोर्सेज थे बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सप्लॉइट किए गए, ठीक है। आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे ना। कब तक बोलते थे, जब तक कि अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, इनकी कौन थी, इनकी तो पेरेंट कंट्री थी, वो तो यूरोप थी ना। ये तो कैसे भी करके यूरोप को पैसा वाला बनाना चाहते थे, तो उसके लिए क्या किया, ये अपने देश से हमारा सामान लेके जाते गए, ठीक है। इतना सामान ले गए कि हमारी इंडस्ट्रीज को भी खत्म कर दिया, हमारे सारे मटेरियल्स को खत्म कर दिया, और हम कंप्लीटली इन पे डिपेंडेंट हो गए। तो बुरी तरीके से हमारे रिसोर्सेस का, हमारे मटेरियल्स का इन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। किसने, यूरोपियंस ने। किसने, गोरे लोगों ने, राइट। चलो, तो ये देखे हम लोगों ने कौन से इकोनॉमिक इंपैक्ट देखे, ठीक है। इसके साथ साथ इंपीरियलिज्म की वजह से क्या है, जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज थी, हम लोग क्या है पहले खुद अपने सामान बनाते थे घर पे, क्या है हम लोग छोटी छोटी दुकानें थी, खुद शॉल तैयार करते थे, खुद साड़ी बनाते थे, और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन क्या हुआ, ये लोग पैसा लेके आते थे इंडस्ट्रीज बना के, और हमारा सामान सस्ते में खरीद के लेके जाते थे। तो हमारी लोकल जो इंडस्ट्रीज है वो क्या है धीरे धीरे बंद होने लगी, क्योंकि वो सामान बहुत महंगा बेचने लगा, लोगों को सस्ता सामान मिलने लगा, तो उन्होंने क्या है उसको खरीदना बंद कर दिया, और इस तरीके से क्या है बहुत ज्यादा टैक्स भी लगाने लगे उस पर। तो यहाँ से भी क्या है हमारी पूरी वेल्थ को क्या है अपने यूरोप में क्या है ट्रांसफर करके ले गए। इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट। दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, कि किस तरीके से ये पूरा पैसा भारत से इंडिया यूरोप में क्या है पहुंचता गया, राइट। चलो आगे देखते हैं। और इसी वजह से जहां जहां पे इन्होंने शासन किया वो देश पिछड़े देश के रूप में बनते गए, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि एशिया, हम इंडिया, जैसे कि अफ्रीका तो आज भी कुछ एरिया में बैकवर्डनेस वाली कंट्री के रूप में जाना जाता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं यूरोपियंस की इंपीरियलिज्म वाली प्रोसेस की वजह से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आता है अपना लास्ट, और वो है सोशल इंपैक्ट कौन कौन से हुए इंपीरियलिज्म की वजह से। तो वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट। सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले बहुत ज्यादा इफेक्ट आया हमारी सोसाइटी में, ठीक है। क्यों, इससे रिलीजियस भी इफेक्ट हुआ और हमारे ट्रेडिशन भी इफेक्ट हुए, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या था, हमारे देश को बेस्ट और कम मात्रा में चीजों को मिलना। इन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियनिटी को फैलाया बहुत ज्यादा। क्या फैलाया, ईसाई धर्म फैलाया, और ईसाई धर्म फैलाने की वजह से उससे हमारा धर्म पे भी क्या है संकट आया, ठीक है। कुछ लोग ईसाई धर्म की तरफ झुक गए क्योंकि कुछ वो थोड़ा सा बेनिफिट चाहते थे, और इससे क्या है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए हमारी सोसाइटी के अंदर। हमारी ट्रेडिशन को क्या इन्होंने इफेक्ट किया, अब लोग क्या हो गए, वेस्टर्नाइज हो गए। अभी भी आपकी सोसाइटी में देखा जाता है कि अगर एक पर्सन है, मान लो छोटू भाई है और ये हमारे फिर से शेरू भाई है, ठीक है। अगर छोटू भाई हमारा कुर्ता पजामा पहने हुए हैं और ये हमारे शेरू भाई ये पैंट कोट शर्ट पहने हुए हैं, तो इनको ज्यादा मॉडर्न माना जाएगा हमारे शेरू भाई को, और जो कुर्ता पजामा पहने हुए हैं इनको माना जाएगा तो ऐसे ही है, वही है, सिंपल है, इन्हें कुछ नहीं आता। क्योंकि हमारे अंदर अभी वो फीलिंग आई है, कौन सी, वेस्टर्नाइज वाली फीलिंग, जो ये छोड़ के गए थे कौन, अमेरिकन, कौन, यूरोपियंस, कौन, गोरे लोग, राइट। तो ये वाली फीलिंग्स आज तक दिख रही है हमारे रिलीजियस में, हमारे ट्रेडिशन में, राइट। इसके साथ साथ अब एक नया धर्म हमारे देश में देखने को मिल गया, उसे बोलते हैं ईसाई धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म आ गया, ईसाई धर्म। देखो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो हमारे देश में ईसाई हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब ये धर्म लेके आया गया था। जो आज हमारे देश में वो तो सब भारतीय हैं, हम तो भाई बहन है ना आज भी। ये तो तब की बात हो रही है जब ये यूरोप के लोग आए थे, उन्होंने इस तरीके से इस एनवायरमेंट को क्या है क्रिएट किया था, राइट। चलो आगे देखते हैं। इसके साथ साथ हमारा ये लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, हम थोड़ा मॉडर्न टाइप से रहना पसंद करने लगे, हम थोड़ा प्रोग्रेसिव बनना चाहते थे। और इसके साथ साथ कुछ अच्छे इफेक्ट भी आए, हमारी एजुकेशनल फैसिलिटीज बढ़ गई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बन गई,
ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव्स क्या है देखे जाने लगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या है, रेशियल सेग्रीगेशन तो फिर देखा ही जा रहा था, राइट। तो इस तरीके से हमने फाइनली स्टूडेंट्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। हमारे 9 पार्ट बन चुके हैं इस चैप्टर के, राइट। तो देखना आराम से, बढ़िया कंप्लीट करना पूरे 1 से लेके 9 पार्ट तक। नोट्स चाहिए हो तो इस क्लास से जुड़ जाना, इस टेलीग्राम चैनल से, वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, बता देना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है कमेंट सेक्शन में, उसी को स्टार्ट करेंगे। सो इस चैप्टर में इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी आराम से पढ़ते रहें और सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, बाकी लोगों को बताते रहना। थैंक यू सो मच। हम डिस्कस करेंगे बाकी पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में।